चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आज हम सुनने वाले हैं बदिउज़्ज़मा की प्रसिद्ध कहानी परदेसी। तो आइए चलते हैं हम अपनी आज की कहानी परदेसी पर। खाजे बाबू हथिन, बाहर से वही जानी पहचानी आवाज आई। मैं समझ गया, छाको का खत आया है और जनबा खत पढ़वाने के लिए मेरे पास आना चाहती है। मैं अभी अभी कॉलेज से आया था, बदन पसीने में तर हो रहा था, सूरज डूब चुका था, पर बाहर अब भी बहुत तपिश थी। कमरे में बैठना अच्छा लग रहा था, जी चाह रहा था कुछ देर अंधेरे कमरे में लेटा रहूं। झुलसाने वाली गर्मी में साइकिल पर 4 मील का रास्ता तय करके घर पहुंचा था। बहुत थका हुआ था। ऐसे में जनबा की आवाज सुनकर मुझे बड़ी खौफ हुई। छाको के खत पढ़ने में वैसे भी मुझे बहुत उलझन होती थी। खुद लिखा पढ़ा तो था नहीं, जाने किससे खत लिखवा कर भेजता था। जबान की बात तो अलग रही, लिखावट ऐसी थी कि पढ़े पढ़ी ना जाती थी। इबारत और हिज्जे की गलतियों का तो हिसाब ही नहीं था। जितनी दिक्कत कचहरी के कागजात पढ़ने में होती थी, उससे कम दिक्कत मुझे छाको का खत पढ़ने में ना होती। शुरू में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब इस लिखावट से कुछ परिचित हो चला था। 2-4 लफ्ज ना भी पढ़ पाता तो अंदाज से मतलब भाप लेता था, और मेरा अंदाज हमेशा सही साबित होता, क्योंकि जनबा सिर हिला हिलाकर मेरे अंदाज की तस्दीक कर देती थी। पिछले 8-10 सालों से छाको के खत पढ़ने का सिलसिला चल रहा है। यानी जब से छाको अपने बाबा से लड़कर यहाँ से गया है। पहले उसके खत कोडरमा से आते थे, उसके पहले झुमरी तलैया से, और उससे पहले हजारीबाग से। फिर वह कलकत्ता चला गया और अब वह कलकत्ते में है। साल में 1-आध बार अब भी खत आ ही जाता है, और जब आता है तो मुझसे जरूर मिलता है। खत के साथ जब वह आता है तो वह मुझसे जरूर मिलता है। जनबा, जिसका असली नाम जैनब है, छाको की बेवा बहन है, वह उसे बुआ कहता है। शौहर के मरने के बाद उसके कुनबे के खर्च का बोझ छाको ही उठाता आया है। वह अपने बाप को रुपए नहीं भेजता, पर जनबा के नाम पर हर महीने कभी 30 रुपए, कभी 35 रुपए का मनी ऑर्डर जरूर करता आता है। उसकी लड़की भी जनबा के साथ ही रहती है। जनबा, उसकी बहन और भाई और बाप सब एक ही घर में रहते हैं, पर जनबा का चूल्हा अलग है। यह चूल्हा छाको का भी है, क्योंकि उसकी बच्ची जनबा के साथ ही रहती है। खाजे बाबू हथिन, जनबा पुकार रही थी। अब उठना ही पड़ेगा, यह सोचता हुआ मैं उठा। बाहर की तरफ खुलने वाला दरवाजा खोला। जनबा हाथ में एक लिफाफा लिए खड़ी थी। कुछ कहे बगैर उसने खत मेरे सामने थमा दिया और खुद दहलीज पर बैठ गई। मैं खत देखकर चौंक गया। यह क्या वही लिखावट थी? बात लिखने का अंदाज भी वही था, और खत भी छाको का ही था, पर खत पाकिस्तान से आया था। मुझे उत्सुकता हो रही थी। अपनी उत्सुकता में क्षण भर के लिए मैं भूल ही गया कि जनबा बैठी है और उसे पढ़कर सुनाना है। मैं मन ही मन सारा खत एक बार पढ़ गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि जनबा मेरी तरफ हैरानी से देख रही है। मैं चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगा। लिखा था, अब्दुल शकूर की तरफ से बाबा को बहुत बहुत सलाम, और जैनब बुआ को सलाम, और भाई सबको दुआ। मालूम हो कि खुदा की मेहरबानी से हम खैरियत से हैं, और आप लोगों की नेक खैरियत चाहते हैं। आप सब कहेंगे कि अब्दुल शकूर कलकत्ता से बिना खबर किए यहाँ कैसे आ गया। इलाही मास्टर, जिनकी दुकान में हम काम करते हैं, कहीं कि इलाही टेलरिंग हाउस पाकिस्तान में खोलेंगे। सब कारीगरों से बोले कि हमारे साथ चलना होगा।
हम बड़ी मुश्किल में फंसे। इतना वक्त भी नहीं दिया कि आप लोगों से मिलकर कुछ सलाह कर सकें। 4-5 दिन के अंदर अंदर हम सबको लेकर ढाका पहुंच गए। इलाही मास्टर के एक बहनोई यहाँ है। यहाँ आने पर पता चला कि वही इलाही मास्टर को बहकाइन था पाकिस्तान चलने के वास्ते। जमी जमाई दुकान उखाड़कर यहाँ आ गए। हम सब कारीगर लोग इलाही मास्टर के बहनोई के मकान में कोठरी में रहते हैं। इलाही मास्टर को दुकान नहीं मिली है, खोज रहे हैं। खुदा करे जल्दी मिल जाए। खाली बैठे बैठे जी घबरा रहा है। बाबा और जनबा बुआ को मालूम हो कि हम एकदम ठीक हैं, कोई फिक्र की बात नहीं। रुपया हर महीने जाएगा, चिट्ठी बराबर दिया कीजिए। ढाका अच्छा शहर है, कलकत्ता के इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अपने गया से बड़ा शहर है। यहाँ बंगाली लोग बहुत हैं। बंगाली लोग अपने मुल्क के आदमी सबसे बहुत चिढ़ता है। कहता है यह सब कहाँ से आ गया हमारे देश में। इलाही मास्टर के साथ इतने रोज काम किया था, इसलिए उनकी बात मानकर यहाँ आ गए। यहाँ पानी खूब बरस रहा है। गया में तो बहुत गर्म होगा। मोहल्ले का सब हाल लिखना। हमारी तरफ से मोहल्ले के सब लोगों को सलाम और दुआ। एक ज़रूरी बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, अखाड़ा निकलेगा। उसमें हमारी तरफ से 5 रुपया दे दिया जाए, जैसे हर साल दिया जाता है। बाबा को सलाम, जुबैदा को उसके बाबा की दुआ, मुस्तकीम और यासीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआ। मैं खत पढ़ चुका तो देखा कि जनबा रो रही थी। छाको का अक्कल देखला ना खाजे बाबू। बप्पा भैया बहनिया सब तो हिया हथिन। अपन चल गेल पाकिस्तान। हमनी सबका नसीब खराब बाबू। आओ का कहा जाए। मैं चुप रहा, कहता भी क्या। जनबा खत लेकर आंचल से आंसू पोंछती हुई चली गई। छाको का खत पढ़कर मुझे अजीब सा लगा। एक लंबे अरसे से वह बाहर रहा था। कभी हजारीबाग, कभी झुमरी तलैया, कभी कोडरमा, कभी कलकत्ता। पर ये सब जगह हिंदुस्तान में थी, और ये जगह ऐसी थी जहां अक्सर हमारे मोहल्ले के लोग रोजगार और काम धंधे की तलाश में जाते थे। पर ढाका तो मुल्क ही दूसरा हो गया। ऐसी बात पर भी नहीं है कि मेरे मोहल्ले से कोई पाकिस्तान गया ही ना हो, पर जिनको जाना था वे बंटवारे के तुरंत बाद ही चले गए थे। जाने वालों में तकरीबन सब पढ़े लिखे लोग और नौकरी पेशा लोग थे, या फिर ऐसे लोग थे जिनके पास रुपया था। उसके बाद से मोहल्ले की जिंदगी में इस लिहाज से ठहराव सा आ गया था। मोहल्ले में पढ़े लिखे खुशहाल लोग पैसे भी कम ही थे, और पाकिस्तान बनने के बाद उसकी तादाद और भी घट गई थी। लेकिन जुलाहे, दर्जी, राज, मजदूर, कसाई और इस तरह के निचले तबके के दूसरे लोग मोहल्ले में वैसे ही मौजूद थे जैसे पहले थे। इनकी तादाद बढ़ी ही थी, घटी नहीं थी। इसलिए छाको का पाकिस्तान चला जाना मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई घटना घटी हो जिसकी उम्मीद ना हो। दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि छाको अपनी मर्जी से पाकिस्तान चला गया है। उसके खत से भी जाहिर हो रहा था कि इलाही मास्टर के जोर देने से की वजह से वह गया है। पर यह वजह भी बजाहिर बहुत लचर मालूम होती थी। वह कोई बच्चा तो था नहीं कि जोर जबरदस्ती से उसे मजबूर कर दिया जाता। वह अड़ जाता तो इलाही मास्टर क्या कर लेते। लेकिन छाको के खत के हर लफ्ज से ऐसी मासूमियत टपक रही थी कि मुझे यह मानना ही पड़ा कि छाको ना टाली जा सकने वाली किसी मजबूरी की वजह से ही पाकिस्तान गया है। अब जबकि छाको अपने मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क में चला गया था, न जाने क्यों मैं उसे अपने से बहुत करीब महसूस कर रहा था। कमरे का दरवाजा, जिसकी चौखट पर कुछ देर पहले जनबा बैठी थी, खुला हुआ था। बरामदे के फर्श पर ईंट के टुकड़ों से रेखाएं खींचकर लाल दायरे, चौकोर खाने और जाने क्या क्या शक्लें बनाई गई थी। यह मोहल्ले के लड़कों की कारस्तानी थी। लाख डांट टपट कीजिए, लेकिन वे अपनी हरकत से कहाँ बाज आते हैं।
जैसे ही पता लगा कि कमरे में कोई नहीं है, मोहल्ले भर के लौंडे जमा हो जाते हैं, चक्को बित्ता लंगड़ी टांग और अंटा खेलने की खातिर। कमरे का दरवाजा खुला नहीं कि पलक झपकते सब गायब। नाक में दम कर दिया था लौंडों ने, पर इस वक्त जरा भी झुंझलाहट नहीं हुई। बरामदे के फर्श को गंदा देखकर ऐसा लगा कि छाको और हम दोनों ने ही खेलने की खातिर फर्श पर ईंट के टुकड़े से लाल रेखाएं खींची हैं। हम दोनों दीन दुनिया से बेखबर खेल में मस्त हैं। और तब एकाएक अब्बा जान की रोबदार आवाज गूंजी है, छाको यह जा वह जा, और मैं भी एक छलांग में ही कमरे के अंदर आ गया। पर अब्बा जान को तो सब कुछ मालूम हो चुका है। उनकी दिल दहला देने वाली आवाज कानों में पहुंच रही है, मरदूद, सूरत हराम। कितनी बार मना किया कमीने लड़के को के साथ ना खेला कर, पर कमबख्त मानता ही नहीं। आइंदा कभी देखा इस तरह खेलते हुए तो जान से मार डालूंगा। पर दूसरे दिन अपनी जान की परवाह किए बगैर मैं फिर छाको के साथ बरामदे में खेलता दिखाई देता। हमारा खानदान सैयदों का था। मोहल्ले में 2-4 घर ही तो सैयदों के थे, बाकी लोग तो जुलाहे, कसाई या दर्जी थे। मोहल्ले के सब लोग हमारे घर वालों की बहुत इज्जत करते थे और अपना दर्जा हमसे बहुत कम मानते थे। अब्बा जान को अपने खानदान के बड़प्पन का एहसास जरूर था, लेकिन मोहल्ले वालों पर कभी यह जाहिर नहीं होने देते थे कि वह खुद को उनसे बड़ा समझते हैं। मुझे या घर के किसी और बच्चे को मोहल्लों के लौंडों के साथ अंटा या गुल्ली डंडा खेलते देखते तो बहुत नाराज होते। उनके सामने तो कुछ ना कहते, पर अलग ले जाकर इस तरह बुरी तरह डांटते कि खौफ से हमारा बुरा हाल हो जाता। एक दिन जब छाको के साथ खेलने के जुर्म की सजा के तौर पर मुझे फटकार रहे थे, तो इत्तेफाकन से छाको ने उनके शब्द सुन लिए थे। उसके बाद वह हफ्तों मुझसे दूर रहा। लाख मनाने की कोशिश की, पर किसी तरह मानता ही नहीं था। मुझे भी अब्बा जान की बातें बहुत बुरी लगी थी, खास तौर पर छाको के लिए कमीना लफ्ज सुनना मुझे किसी तरह गवारा नहीं था। जबकि छाको ने खुद अपने कानों से सुन लिया था, मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी, जैसे मुझे चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। मुझे अब्बा जान पर बहुत गुस्सा आया था। आखिर उनको क्या हक पहुंचता है मेरे साथी को इस तरह बुरा भला कहने का। मुझे जितना चाहे डांट ले, पर छाको को कमीना कहने का कोई हक नहीं उनको। छाको का दिल दुखाकर क्या मिल गया था उनको। उनसे कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं होती थी, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा सुलगता था। मैं छाको को मनाने की कोशिश करता रहा। गर्मियों के दिन थे, सुबह का स्कूल था। अब्बा जान भी सवेरे कचहरी जाते और 12-12:30 बजे लौट आते थे। जैसे ही खाना खाकर वह सोते और खर्राटे की आवाज में कानों में पहुंचती, चुपके से उठता, कुर्सी पर चढ़कर आहिस्ता से दरवाजा खोलता और फिर बाहर से दरवाजे की इस तरह भीड़ देता कि जागने पर अब्बा जान को पता न चले कि मैं बाहर बरामदे में पहुंच गया हूँ। छाको गली में ही या अपने घर की ड्योढ़ी में नजर आ जाता। हल्के से ताली बजाकर या ककड़ी फेंक कर उसे बरामदे में बुलाता, पर मुझे देखते ही वह मुंह फुला लेता। फिर कहता, हम नहीं खेलते तुम्हारे साथ। तुम शरीफ हो तो अपने घर के, हम कमीने हैं तो अपने घर के, नहीं खेलते तुम्हारे साथ। अब्बा जान की बात उसको बहुत बुरी लगी थी, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है। मैं सोचता, अब्बा जान की जबान में कैसे बंद कर सकता हूँ। यह भी छाको की ज्यादती है कि अब्बा जान की गलती का बदला मुझसे लेना चाहता है। मैंने तो नहीं कही कोई ऐसी वैसी बात, मुझसे नाराज होने का क्या मतलब है। फिर दिल में सोचता कि ज्यादती दरअसल अब्बा जान की है। वह कौन होते हैं किसी को कमीना कहने वाले। कई बार दिल में इरादा करता कि अब्बा जान से कहे इसके बारे में, पर उनको देखते ही हिम्मत जवाब दे देती। जाने गुस्से में क्या कर बैठे। अम्मी तक तो थर थर कांपती हैं उनसे। मैं किस खेत की मूली हूँ। पर एक दिन जाने कैसे हिम्मत करके मैंने उनसे अपनी बात कह डाली।
कहने के बाद दिल जैसे डूब सा गया। लेकिन उस दिन अब्बा जान का मूड बहुत अच्छा था। सुनकर क्षण भर तो मेरी तरफ देखते रहे, फिर अपनी मूंछ पर उंगली फेरते हुए गंभीर मुद्रा में बोले, अच्छा तो यह बात है। फिर उंगली के इशारे से अपने पास बुलाते हुए बोले, यहाँ आओ, काटो तो लहू नहीं बदन में। डर के मारे बुरा हाथ था, लेकिन एकाएक मेरी पीठ को ठोकते हुए वह हंस पड़े और बोले, तो छाको जनाराज हो गया मेरी बातों पर, मैं उसे मना लूंगा, कोई फिक्र ना करो। छाको नाराज हो गया है तो मैं मना लूंगा। अगले रोज इतवार था, स्कूल और दफ्तर की छुट्टी थी। अब्बा जान रोज की तरह तड़के ही उठे, वुजू करके नमाज पढ़ी, फिर मुझे उठाया, जेब से 1 रुपया निकाल कर दिया और कहा, जाओ बिसुन हलवाई के यहाँ से 1 रुपए की जलेबियां ले आओ। अब्बा जान नमाज पर बैठे हुए वजीफा पढ़ने लगे। मैं दौड़ा दौड़ा बिसुन हलवाई की दुकान पर पहुंचा और गरम गरम जलेबियां लेकर तुरंत आ गया। तब 1 रुपए में कितनी सारी जलेबियां आ जाती थी। मिलावट और डालडा वगैरह का तो नाम भी नहीं सुना था। उस वक्त जलेबियां मुझे बहुत पसंद थी, इसीलिए मैं बहुत खुश हो रहा था, लेकिन साथ साथ हैरत भी हो रही थी कि आज ना तो कोई त्योहार है और ना कोई खास बात है। फिर सवेरे सवेरे अब्बा जान को फातिहा का ख्याल कैसे आ गया। खैर, मैं तो यह सोचकर खुश हो रहा था कि आज उठते ही गरम गरम जलेबियां खाने को मिल रही हैं। फातिहा पढ़कर अब्बा जान ने तख्त पर बिछी नमाज पर बैठे बैठे ही जोर से पुकारा, छाको। अब्बा जान की आवाज़ छाको ने सुनी या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके बाबा महमूद खलीफा दौड़कर हमारे बरामदे में पहुंच गए। क्या कहते हैं बाबू, छाको को भेज देना, फातिहा की मिठाई देनी है। जी अच्छा, अभी भेजते हैं। छाको डरते डरते कमरे में आया। अब्बा जान ने प्यार भरे लहजे में उससे अपने पास तख्त पर बैठने को कहा, फिर एक तश्तरी में 12 जलेबियां रखकर उसे दी और कहा, 4 तुम्हारी हैं, 4 जनबा की और 4 बेंगा की। जब वह चलने लगा तो अब्बा जान ने मोहब्बत से उसके सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते हैं, जो वक्त तुम बेकार खेलों में जाया करते हो उससे किसी अच्छे काम में लगाओ। अब्बा जान के इस रवैये को देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। उनके बड़प्पन का एक अजीब रुख मैंने देखा था। छाको के दिल पर भी इसका गहरा असर हुआ था। उसकी झेपी झेपी निगाहों से यही जाहिर होता था। उसी रोज रात एक अजीब घटना घटी। रात का खाना खाकर हम लोग बिस्तर पर लेट चुके थे। चांदनी छिटकी हुई थी, दिन भर आग बरसती रहती थी, लेकिन अब पछुआ के खुशगवार झोंकों ने जहन्नुम को जैसे जन्नत में बदल दिया था। चांदनी की ठंडी रोशनी में बिस्तर की सफ़ेद चादरों से दिल को बड़ी राहत से महसूस हो रही थी। अम्मी का पलंग हमारे पलंग से लगा हुआ था। वह पान लगाने के लिए छलियां कतर रही थी। उनके हाथ में मुरादाबादी सरौता चमक रहा था। छलियां कतरने की आवाज़ के साथ साथ अम्मी की चूड़ियों की खनखनाहट भी सुनाई दे जाती थी। पर जब अब्बा जान जोर से हुक्के का कश लेते तो यह आवाज़ हुक्के की गड़गड़ाहट में डूब जाती थी। हमारी छत से दूर एक ताड़ का दरख्त चांदनी में नहाया हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था। एकाएक गली में किसी की कड़कदार आवाज़ गूंजी, साहिबे जान है। मैं खौफ से अपने छोटे भाई से चिपट गया। अम्मी भी घबरा गई और सरोते के फलों के बीच रखी छलियां नीचे गिर गई। लेकिन अब्बा जान उसी तरह इत्मीनान से हुक्के का कश लेते रहे। उनके चेहरे पर परेशानी की कोई झलक नहीं थी। हम लोगों की घबराहट को महसूस करते हुए वह बोले, कोई बात नहीं है, सिपाही है, साहिब जान को पूछने आया है। गुंडा है ना, पुलिस को ऐसे लोगों पर निगाह रखनी पड़ती है। साहिब जान मोहल्ले भर में तो बदनाम था ही, शहर में भी उसको सब लोग जानते थे। उसकी बदमाशी और गुंडागर्दी की धाक सारे मोहल्ले में जमी हुई थी। वह रिश्ते में छाको का मामा लगता था, लेकिन छाको के बाप को उसकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वह साहिब जान और उसके घर वालों से कोई वास्ता नहीं रखता था। साहिब जान का भी अजीब हाल था।
कभी क्या ठाठ होते कि सिल्क की कमीज, सोने की बटन, रेशमी लुंगी, हाथ में खूबसूरत सुनहरी घड़ी, सोने की जंजीर में बंधी हुई, गले में सोने की चेन, पैर में चमकते हुए बेहतरीन पंप जूते और हाथ में कैंची, सिगरेट का पैकेट जो उस जमाने में बहुत उम्दा सिगरेट मानी जाती थी, जिधर से निकलता लड़कों को चवन्नी अठन्नी देता हुआ गुजर जाता। और कभी यह हाल की फटी हुई मैली बनियाइन और मामूली लुंगी बदन पर दाने दाने को मोहताज। कई बार मेरे घर भी आ जाता आटा चावल या पैसा मांगने को। साहेब जान से मन ही मन सभी लोग नफरत करते थे, पर उससे डरते भी बहुत थे। यहाँ तक कि अब्बा जान की भी उससे कुछ कहने की हिम्मत ना होती। पुलिस के आदमी को गए थोड़ी ही देर हुई थी कि नीचे गली में साहिब जान की आवाज़ सुनाई दी। वह नशे में चूर था और गंदी गंदी गालियां बक रहा था। ऐसी ऐसी गालियां जिनका मैं तब मतलब भी नहीं समझता था। अब्बा जान ने मुझे अपने पास बुलाया और बड़े ही प्यार भरे लहजे में कहने लगे, बेटा, यूँ तो खुदा की निगाह में सभी इंसान बराबर हैं, लेकिन खानदान और खून बड़ी चीज़ है। हमारे खानदान में कोई शराबी नहीं हुआ, किसी ने जुआ नहीं खेला। छाको का मामू ही तो है साहेब जान। माना कि साहेब जान और छाको के बाप की आदतें एक सी नहीं है, लेकिन है तो एक ही खानदान के। हम लोगों को इनकी सोहबत से बचना चाहिए ताकि इनकी बुराइयां हम में ना घुस जाएं। इसी तरह की और बहुत सी बातें अब्बा जान मुझसे कहते रहे। फिर एक फारसी का शेर भी पढ़ा और उसका मतलब समझाया। उस शेर का निचोड़ भी कुछ यही था कि बुरी संगत से बचना चाहिए। जब अब्बा जान यह नसीहत कर रहे थे तो मैंने महसूस किया कि वह जो कुछ कह रहे थे उसमें पूरी सच्चाई ना सही, पर कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर है। दूसरे दिन अब्बा जान कचहरी से लौटे थे तो उनके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। पैकेट मुझे देते हुए उन्होंने कहा, तुम लोगों के लिए ऐसी चीज़ ला दी है कि खेलने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब पैकेट खोला तो और कैरम बोर्ड पर नज़र पड़ी थी तो कितनी खुशी हुई मुझे। लगता था दो जहान की नियामत मिल गई। इसके बाद जाने कैरम बोर्ड का असर था या अब्बा जान की नसीहत का कि दोपहर में छाकों के साथ खेलने का सिलसिला बिल्कुल बंद हो गया था। मैं अपने छोटे भाई के साथ कैरम खेलता रहता। बाहर बरामदे में कंकड़ी के गिरने की आवाज़ होती, हल्के से ताली बजती, पैरों की धम धम करने की आवाज़ होती, उंगली मुंह में डालकर सीटी की आवाज़ पैदा की जाती। पर ये तमाम आवाज़ें कमरे में पहुंचकर कैरम की गोटों की खटखट में गुम हो जाती। इसके बाद मेरे और छाकों के बीच वह नज़दीकी ना रही जो पहले थी। आते जाते एक दूसरे को देख लेते तो कभी कभी कभार बातचीत हो जाती, पर हम दोनों के दरमियान जैसे कोई दीवार आ गई थी। जैसे जैसे मैं ऊंची जमातों में चढ़ता गया, पढ़ाई का बोझ भी बढ़ता गया। खेल में दिलचस्पी अब भी बनी हुई थी। अब गुल्ली डंडा और अट्टा खेलने का शौक खत्म हो चुका था। उनकी जगह फुटबॉल, रिंग बॉल और हॉकी ने ले ली थी। मैं स्कूल से घर आता, स्कूल में दिए हुए कामों को पूरा करता, फिर शाम को स्कूल के मैदान में खेलने चला जाता। स्कूल मेरे घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। खेलकर वापस आता तो मास्टर साहब पढ़ने आ जाते। सुबह से रात गए तक मैं व्यस्त रहता। मैं मोहल्लों में रहते हुए भी वहाँ की ज़िंदगी से कुछ कट सा गया था। आज जब बचपन की इन छोटी छोटी बातों के बारे में सोचता हूँ तो अजीब सा लगता है, क्या रखा है इन छोटी मोटी यादों में। पर ना जाने ऐसा कौन सा बारीक तार है जिसने इन यादों को मजबूती से बांध रखा है, जो इन्हें बिखरने नहीं देता। जरा मौका मिलते ही मोतियों के हार की तरह ये यादें झिलमिला उठती हैं। एक और तस्वीर उभर रही है। महमूद खलीफा गली में आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे छाको चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। गली में कपड़ा नापने का फीता लटक रहा है, हाथ में कैंची और बगल में एक छोटी गठरी चुपचाप चल रहा है।
वह अपने बाप के पीछे जैसे कायदी सिपाही के पीछे पीछे चल रहा हो, बिल्कुल सपाट चेहरा, जैसे मन में कोई भी विचार तरंग न हो। और तब एकाएक सपाट चेहरे पर जैसे जिंदगी की लहर दौड़ गई है। महमूद खलीफा गुस्से में उसे गालियां दे रहा है, माँ की, बहन की। सिर्थ राम साले, चोरी कर बे तू, ममुआ का आदत सीखे है तू। बात बहुत मामूली थी, पुकार फिल्म चल रही थी। छाको ने अपने बाप की जेब से सोते में पैसे निकाल लिए थे और चुपके से दुकान से खिसक गया था। महमूद खलीफा को जब पता चला तो वह बुरी तरह बरस पड़ा था उस पर। मुझे बहुत खुशी हुई थी, साथ ही कुछ जलन भी हुई थी। खुशी इसलिए कि इसको डांटा गया था। अब्बा जान मुझे अक्सर डांटते फटकारते रहते थे। इसका एक असर यह पड़ा था मुझ पर कि जब भी किसी को डांटते सुनाते देखता तो मन ही मन बहुत खुश होता था। पर उस पर रश्क भी हो रहा था। उसने ऐसा काम कर दिखाया था जो मैं नहीं कर सकता था। मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ सकती थी। अब्बा जान का कुछ ऐसा ही रौब था मुझ पर। उन दिनों पुकार फिल्म की बहुत शोहरत थी। परी चेहरान नसीम पर लोग जान देते थे। रोज गली में कितने ही आदमी जिंदगी की साज भी क्या साज है गुनगुनाते हुए गुजर जाते। बहुत जी चाहता कि किसी तरह फिल्म देखूं। आखिर फिल्म में ऐसी क्या बात रहती है कि अब्बा जान मुझे जाने नहीं देते। इतने सारे लोग कैसे हैं, लेकिन उनसे बहस करने का सवाल ही नहीं था। इसलिए जब मालूम हुआ कि छाको पुकार देखाया है तो मुझे बहुत रश्क हुआ था उस पर। काश मैं भी देख सकता। मजे की बात यह थी कि अब्बा जान खुद देख आए थे। कितना गुस्सा आया था उन पर मुझे। यह भी कोई बात हुई? फिल्म देखना बुरा है तो उनके लिए क्यों बुरा नहीं है? मुझसे तो अच्छा छाको है। डांट ही सुननी पड़ी ना, लेकिन फिल्म तो देख ली। इस तरह की कितनी ही छोटी मोटी बातें याद आ रही हैं। छाको दूल्हा बना है, सफ़ेद कमीज पर बादामी रंग का जैकेट पहने हैं और घोड़ी पर शान से तनकर बैठा हुआ है। मुंह पर लाल रेशमी रुमाल है। पीछे उसकी कमर को पकड़े बेंगा बैठा हुआ है। सुखी मियाँ की शहनाई की आवाज़ गली में फैल गई है। बंसी नाई हाथ में छतर लिए खड़ा है। गली में मोहल्ले भर के लड़कों की वह भीड़ है कि रास्ता चलना कठिन हो गया है। और तब गली में ऐसा सन्नाटा हो गया कि जी घबराता है। बारात जा चुकी है पर हमारे यहाँ से कोई नहीं गया है। दुनिया में हर बात के लिए कायदे बने हुए हैं। छाको की बारात में हमारे घर का कोई आदमी ना नहीं जा सका। यह बात सबको उसी तरह मालूम है जिस तरह यह बात कि सूरज पूरब में निकलता है। किसी को कोई शिकायत नहीं है, किसी को कोई दुख नहीं है। मैं भी अब ऐसा बच्चा नहीं रहा कि इतनी सी बात ना समझ सकूं। पर एक ख्याल मन में ज़रूर पैदा हुआ है कि छाको फिर मुझसे बाजी ले गया। और जब पाकिस्तान से आया हुआ छाको का खत मैंने पढ़ा तो ना जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि वह दीवार जो उस चांदनी भरी रात में अब्बा जान को नसीहत ने या शायद कैरम बोर्ड की गोटों ने खड़ी कर दी थी, एक ही झटके में टूट गई है और छाको मेरे बहुत करीब आ गया है। शायद उससे भी ज़्यादा करीब, जब हम दोनों गर्मी की दोपहरी में अब्बा जान और अम्मी की नज़रों से बचकर ईंट के टुकड़ों से बरामदे के फर्श पर लाल रेखाएं खींचते थे और अजीब खेल खेलते थे, बेमाने बेमतलब, बस यूं ही। 15वें रोज़ छाको का एक और खत आया। लिखा था, अब्दुल शकूर की तरफ से उसके बाबा और जैनब बुआ को सलाम। मालूम हो कि हम अच्छी तरह हैं। आप लोग लिखा है कि हमको आप सबको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। हम क्या बताएं, हम नहीं चाहते कि यहाँ आए, लेकिन इलाही मास्टर ने ऐसी बात कह दी थी कि हमको आना ही पड़ा। वह कहें कि अच्छे वक्त में साथ दिया, लेकिन जब तकलीफ का डर है तो साथ छोड़ रहे हो। हम बोले कि मास्टर हम ऐसे नहीं हैं, आप ऐसा सोचते हैं तो हम चलेंगे, नहीं जाएं तो बाप का पेशाब पिएं। इसलिए आना पड़ा। ज़बान दे चुके थे। घर बहुत याद आता है।
यहाँ के लोग हम लोग के माफिक नहीं है, बंगला बोलता है। हम लोग को देख के बहुत कुड़कुड़ाता है। आज मुहर्रम का 4 है, 7 तारीख को अखाड़ा निकलेगा, 10 को ताजिया उठेगा। हम रहते तो पैक बनते, बेंगा मशक उठाएगा। बड़ी दाहा के इमामबाड़े पर हमारी तरफ से मिठाई और शरबत नियाज करा देना। दाहू भैया से कहियो हमारे वास्ते इमाम साहब से दुआ करें। मोहल्ले का अखाड़ा कैसे निकलेगा, लिखियो कि मेर बाजा था, इब्राहिम उस्ताद मुहर्रम करने आ गए होंगे। बत्ती वाले कितने थे, रोशनी में फाटक था या नहीं, शहर में हमारे अखाड़े का पहला नंबर रहा या नहीं, सब बात लिखिएगा। सबको सलाम, दुआ। उस रोज़ मुहर्रम की 7वीं तारीख थी। दाहा पर डंके के बजने की आवाज़ आ रही थी। गली में लड़के हरे और चमकदार नाराबंदी पहने नजर आ रहे थे। सचमुच छाको पैक बनकर किस तरह फुदकता फिरता था, सफ़ेद चूड़ीदार पायजामे पर हरा कुर्ता, कमरबंद बांधे हुए जिसमें 3-4 घंटियाँ और एक मूर्छल लटकती रहती। घर दाहा एक किए रहता था वह। रात भर उसकी घंटियों की आवाज़ गली में गूंजती रहती। अखाड़ा निकलता तो उसके साथ साथ और दिन के 9-10 बजे कहीं वापस आता। कितनी ख्वाहिश होती थी मुझे अखाड़ा के साथ शहर भर में घूमने की, लेकिन अब्बा जान कहाँ इजाज़त देते थे। मोहल्ले का अखाड़ा निकलता तो सबसे पहले मेरे घर के करीब गली के नुक्कड़ पर एक बड़े मैदान में जमता, फिर कहीं और जाता। तो यहाँ तक हमारा पहला पार्ट जो कहानी का है वो ख़त्म होता है। कहानी बहुत बड़ी है। मैं अगले भाग में हम इसका दूसरा अंश सुनेंगे, दूसरा और अंतिम अंश। अभी के लिए विदा। अगले अंक के लिए इंतज़ार करिएगा, मैं बहुत जल्द डाल दूँगी। धन्यवाद।